देखिए हमारा जो सिंगली रेनफोर्समेंट था वो उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपन ने देख लिया है। अब बात आती है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन का। ठीक है, डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का है। ठीक है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक, इसके पहले इसे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपके लिए पहले कोई थोड़ा सा जो डाउट हो सकता है आप लोग को वो थोड़ा क्लियर कर दूँ यहाँ पर। है ना, मान के चलिए आपका क्या है, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है और इसमें यहाँ पर रेनफोर्समेंट है, सेकंड ये है, थर्ड ये वाला रेनफोर्समेंट है और फोर्थ रेनफोर्समेंट ये है। ठीक है, 4 रेनफोर्समेंट आपके यहाँ पर, मतलब नंबर ऑफ बार कितनी प्रोवाइड है, 4 नंबर ऑफ बार यहाँ पर प्रोवाइड है। ठीक, एक प्रॉपर कवर देके, ये क्लियर कवर देके, है ना, यहाँ पर जो है क्लियर कवर देकर आपकी क्या है, ये बार प्रोवाइड की गई है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि बेसिकली इस प्रकार की हमारी कोई भी जब भी आप रेनफोर्समेंट देखे होंगे, बीम का सेक्शन देखे होंगे, तो इस प्रकार के और नीचे नीचे आपकी रेनफोर्समेंट या सरिया नहीं रहती है ना। आपको सरिया जो है, आपका जो रेनफोर्समेंट रहता है वो आपको ऊपर भी प्रोवाइड करना होता है। आपका कुछ बार आपको ऊपर भी प्रोवाइड करनी होती है। ये इसलिए प्रोवाइड करनी होती है ताकि आप इस पर स्टिरप्स टाई कर सको, ताकि आप इस पर क्या कर सको, स्टिरप्स जो रहती है उसे क्या कर सको, टाई कर सको, है ना। स्ट्रैप्स मतलब आप लोग जो लोकल जो बोलते हैं यहाँ पर, इसे कहते हैं रिंग। ठीक है, जो ठेकेदार की जो भाषा होती है वो रिंग कहलाती है, बट आपको स्ट्रैप्स याद रखना है। ठीक है, इसके लेग बने हुए हैं और ये स्ट्रैप्स है आपकी। स्ट्रैप कहलाती है। ठीक है, STIRREOP स्ट्रैप कहलाती है। और ये जो ऊपर वाली जो बार है, ये जो बार है ये वाली, है ना, ये क्या कहलाती है आपकी, हैंगर बार। क्या कहलाती है आपकी, हैंगर बार कहलाती है। और इसका जो यूज़ है लोड को रजिस्ट करने के लिए नहीं किया जाता है। लोड को रजिस्ट करने के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती, मतलब ये किसी प्रकार का भार वहन नहीं कर रही है। भार वैसे प्रैक्टिकली तो करती है, बट थ्योरेटिकली हम ये मान के चलते हैं, ये मतलब जो डिज़ाइन करते हैं ये कंसिडर करके चलते हैं कि किसी प्रकार का लोड ये वहन नहीं कर रही है। ठीक है, सिर्फ इसका मेन काम क्या है, ये स्ट्रिप्स को बांधने के लिए एज अ यूज़ की जाती है कि हमारा जो स्ट्रिप्स है वो प्रॉपर बंध रहा है, बस। ठीक, अब बात आती है कि जो अपन ने रेनफोर्समेंट यहाँ जो प्रोवाइड करे, जो हैंगर बार के रूप में प्रोवाइड करे हैं, ये इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट होती है ना, इसकी जो लिमिट होती है एरिया ऑफ हैंगर बार, मतलब एरिया ऑफ हैंगर बार जो है वो कभी भी, एरिया ऑफ हैंगर बार वो कभी भी 0.2% से, कितना, 0.2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिए। ठीक है, तो अपन कहा था, हाँ मैं बता रहा था आपको कि 2% से इसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर दूँ मैं, और कि ये जो हैंगर बार है ना, इस हैंगर बार का जो भी एरिया होगा, मान के चलो एरिया ऑफ स्टील इन हैंगर बार। ठीक है, मैं इसमें भी डिनोट कर रहा हूँ एच से और हैंगर के लिए। ठीक है, सर डिनोट कर रहा हूँ, है ना। मान के चलिए इसका एरिया है, यहाँ जो हैंगर बार है उसका एरिया कितना निकला आपका, ASH निकला हुआ है। ठीक, अब ये किसके 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये जो टोटल क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इसका जो होल क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा, होल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा उसके 2% से, उसके 2% से इसका एरिया ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका जो एरिया है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसके, इस होल क्रॉस सेक्शन एरिया के 0.2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तभी क्या कहलाएगी आपकी अंडर, एक मिनट सॉरी अंडर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, तभी कहलाएगी आपकी क्या, सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन कहलाएगा। तभी क्या कहलाएगा, ये सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन कहलाएगा। अदरवाइज यदि 0.2% से ज़्यादा हो जाए, यदि इसका एरिया, इस हैंगर बार का एरिया 0.2% से ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में सिंगली रेनफोर्स ना कहलाते हुए क्या कहलाएगा आपका, डबली कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डबली रेनफोर्समेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब बात ही करते हैं
कि हमें डबली रेनफोर्समेंट की क्यों जरूरत पड़ रही है। सिंगली रेनफोर्स तो मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा कि सिंगली रेनफोर्समेंट होता क्या है और उसका एमओआर किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उसका क्रिटिकल और आपका लिमिट कहे उसकी एक्सेस कहाँ पर रहती है और एक्चुअल एक्सेस कहाँ पर रहती है, एक्चुएटर एक्सेस कहाँ पर रहती है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि हमें डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका सीधा सीधा सा ये जवाब ऐसा समझिए कि मान के चलिए, देखो इसको देखिए, है ना, ये आप इसे ऐसा कंसिडर कीजिए कि एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, इस पर मान के चलिए कोई लोड आ रहा है ना, इस पर मान के चलिए कोई लोड आ रहा है, ठीक है। अभी इस पे मान के चलिए x किलो न्यूटन लोड आ रहा है ना, मान के चलिए x किलो न्यूटन लोड आ रहा है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है, इस बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो इस x किलो न्यूटन को आसानी से रेजिस्ट कर पा रही है। क्या कर पा रही है? आसानी से रेजिस्ट कर पा रही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन से पूछ लेता हूँ मैं आपसे कि जो सेक्शन है, ये जो आपको दिख रहा है, आपका जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, जो इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगा, मतलब इसकी बात करें हम कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हैं हम, तो इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमने क्या करा हुआ है, एमओआर निकाला हुआ है, ठीक है। बट जहां बात आती है मैक्सिमम की, तो यहाँ पर एमओआर अकेला काम नहीं चलेगा, एमओआर आपको देना पड़ेगा लिमिट वाला। एमओआर लिमिट दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर आप एक्सयू लिमिट लगाएंगे। आपका जो एमओआर का फॉर्मूला था वहां पर आप किस एक्सयू की जगह क्या यूज करोगे, एक्सयू लिमिट को यूज करोगे, तब जाके आपको जो है पर्टिकुलर सेक्शन की मैक्सिमम स्ट्रेंथ की वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। एमओआर का फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है, उसमें चेक कर लेंगे। जहां पर आपने एक्सयू यूज किया हुआ था वहां एक्सयू की जगह एक्सयू लिमिट यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपका एमओआर लिमिट निकल के आता है, और वही क्या होती है, इस पर्टिकुलर सेक्शन की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी। अब इधर समझिए आप कि ये जो हमारा एक्स किलोमीटर लोड आ रहा था, ये सेक्शन तो इसको रेजिस्ट कर पा रहा था। मान के चलिए इन केस एक कंडीशन ऐसी आई कि हमें यही सेक्शन यूज करना है, और हमारा जो है लोड अब क्या हो जा रहा है, 2x हो जा रहा है, हमारा जो लोड है जस्ट क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, और हमारा सेक्शन सेम यूज करना है। हमारे पास कंडीशन ये आ रही है कि हमें सेक्शन वही रखना है जो रेनफोर्स, ये जो आपको दिख रहा है सेक्शन, रेक्टेंगुलर का जो सेक्शन दिख रहा है, इस सेक्शन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, बट लोड आपका वहां पर क्या हो गया, डबल हो गया, 2x हो गया। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हमें ये हमारा एमओआर जो है उसे चेंज करना पड़ेगा, है ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब जो मोमेंट आएगा इस लोड के कारण, इस लोड के कारण जो मोमेंट आएगा उसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। उसके रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, मतलब मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वहां पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, कई लोग ये सोचेंगे कि सर हम लोग नीचे भी तो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ऊपर ही प्रोवाइड करने की जरूरत है। हो सकता है हम यहाँ और प्रोवाइड कर दें 4 रेनफोर्समेंट, तो हमारा अभी भी क्या कहलाएगा, सिंगली रेनफोर्स कहलाएगा, क्योंकि नीचे ही हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है और ऊपर तो हमने प्रोवाइड नहीं करा है, ऊपर तो हमारा हैंगर बार लगा हुआ है। नीचे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा, मतलब इस लोड को पर्टिकुलर क्या कर लेगा, रेजिस्ट कर लेगा। तो इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, आपका जो सेक्शन है वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। यदि आप इस प्रकार से रेनफोर्समेंट इंक्रीज करते हैं, इस प्रकार से आप रेनफोर्समेंट इंक्रीज करते हैं, तो जो आपका सेक्शन जो अंडर रेनफोर्स था वो कैसा हो जाएगा, आपका ओवर रेनफोर्स हो जाएगा, ठीक है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। ठीक, साथ ही साथ क्या होगा कि आपका ये जो एमओआर निकाले हो आपने, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। एमओआर लिमिट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब यहाँ आप बॉटम में कितने ही रेनफोर्समेंट इंक्रीज कर ले, आपका ये जो एमओआर लिमिट है इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। दैट मीन्स इसकी स्ट्रेंथ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। आपके इन 4 बार या कहे बॉटम में जो भी बार आप बढ़ा दे उससे कोई भी इसके एमओआर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी कारण हमें यहाँ नीचे बार प्रोवाइड नहीं करना है, इसलिए हमें यहाँ नीचे बार प्रोवाइड नहीं करना है, क्योंकि नीचे बार प्रोवाइड करने पर भी इसकी स्ट्रेंथ में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्योंकि एमओआर लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इस कारण हमें जो रेनफोर्समेंट है, इस कारण हमें जो रेनफोर्समेंट है वो यहाँ पर हमें बढ़ाने पड़ेंगे, वो वहाँ पर हमें क्या करने होंगे, इंक्रीज करने होंगे। हो सकता है कि जो हमारे जो हैंगर बार हैं, है ना, इसी का हम थोड़ा सा डाया बड़ा कर दे, है ना, इन्हीं का हम क्या कर दे, डाया बड़ा कर दे। जब इनका हम डाया बड़ा कर देंगे तो स्वाभाविक सी बात है इसका एरिया कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इनका एरिया कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और फिर ये डिनोट कहलाते हैं ASC से, मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, किससे, ASC से, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन से इन्हें फिर डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक के मेरे ख्याल से अभी क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें।
मैं दोबारा से एक बार और क्लियर कर दूं, है ना। ये हमारा रेनफोर्समेंट था, ये सॉरी रेनफोर्समेंट बोल रहा हूँ, ये हमारा सेक्शन था, ये हमारा सेक्शन था, ठीक। यहाँ पर हमने 4 बार लिए थे और यहाँ पर हमने हैंगर बार यूज़ करा था, किसमें, हमारा सिंगली रेनफोर्समेंट में। हमने सिंगली रेनफोर्समेंट में ये चीज़ किया था, जिसकी स्ट्रेंथ जो है MOR लिमिट पे डिपेंड करती थी। यदि हम नीचे नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बढ़ा भी देते हैं तो हमारा MOR लिमिट में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा था। दैट मीन्स इसकी स्ट्रेंथ में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था और हमारे पास जो लोड आ रहा था वो कैसा हो गया था, जस्ट 2 टाइम हो गया था। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि 2 ही गुना बढ़े, हो सकता है 3 टाइम्स बढ़े या 1 टाइम बढ़े, लोड वेरी करता है, डिपेंड करता है किस प्रकार कंडीशन है। सिर्फ समझाने के लिए भी मैं 2 टाइम ले रहा हूँ लोड को, ठीक है। तो हमारा लोड भी यहाँ चेंज हो गया, जिसके कारण हमने यहाँ सोचा कि हम यहाँ नीचे बॉटम में रेनफोर्समेंट बढ़ा देंगे। तो रेनफोर्समेंट बढ़ाने से दिक्कत पहली हमारे पास क्या आ रही है कि हमारे सेक्शन में ओवर रेनफोर्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, उसकी स्ट्रेंथ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमें तो चाहिए क्या कि हमारा लोड यदि ज़्यादा आ रहा है, हमारे पास लोड यदि ज़्यादा आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रेंथ और ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब स्ट्रेंथ और ज़्यादा प्रोवाइड करना है तो जो हमारी हैंगर बार है उसे अब हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्टील एंड कंप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब इसका जो हमारा डाया है हैंगर बार का, उसे इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि 2 ही बार यूज़ हो सकता है 3 या 4 बार भी यूज़ हो जाए, डिपेंड करता है कि कितना लोड आ रहा है, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। आप जब डिज़ाइन स्टेप करेंगे तो आप धीरे धीरे समझते चले जाएंगे, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं होगा तो मैं एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए कि एक इंसान है, ठीक है, ये एक पर्सन है ना, दुबला पतला एकदम, सिंगल पसली बोलते हैं जैसे, ठीक है, वो उस टाइप का आदमी है, ठीक। अब इसे इसकी जो कैपेसिटी है, मतलब इसका जो MOR लिमिट जो था वो मान के चलिए कितना था, 50 किलो उठाने का था। अब क्या हुआ, इसे किसी ने काम दिया 70 kg उठाने का, इसे किसी ने काम क्या दिया, 70 kg उठाने का। तो ये तो उठा नहीं पाएगा, ये व्यक्ति इसको उठा नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं किसी एक और ऐसे व्यक्ति को हायर कर लूँ जिसकी MOR लिमिट 20 kg हो, तब जाके दोनों मिलके 70 kg उठा सकते हैं। बट जिसने 70 kg उठाने के लिए बोला था उसने यहाँ पर कंडीशन ये रख दी कि आप केवल अकेले ही ये 70 kg उठा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक कंडीशन दे दी है क्या कि केवल एक ही पर्सन को ये वाले वजन को उठाना है। जैसे यहाँ पर कंडीशन क्या दे दी थी कि इस क्रॉस सेक्शन में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, जो क्रॉस सेक्शन जैसा क्रॉस सेक्शन था उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना था। इसीलिए हमको यहाँ ऊपर भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ी। इनकेस यदि वो बोल दे कि आप दूसरा व्यक्ति भी रख सकते हो, तो हम इसकी बेसिकली सामान्यतः क्या करते हैं, इसकी डेप्थ बढ़ा देते हैं और हमें ये सिंगली रेनफोर्समेंट में ही हमारा काम हो जाता है। डेप्थ बढ़ाने से ही हमारा जो सिंगली रेनफोर्समेंट है वही स्ट्रेंथ ज़्यादा हमें बढ़ा करके दे देता है। हम इसकी डेप्थ भी बढ़ा सकते हैं, हम इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं यदि ज़्यादा लोड आ रहा है तब की कंडीशन। बट हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ गई थी, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि उसने कहा है कि आपका जो सेक्शन है वो आपको एज इट इज़ रखना है, उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं करना है, जिसके कारण हम इसका सेक्शन परिवर्तित नहीं कर सकते, मतलब उसकी विड्थ और डेप्थ को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ये दूसरा व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता, ये वाला व्यक्ति ए व्यक्ति बी व्यक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। अब ए व्यक्ति को ही 70 किलो उठाना जबकि इसकी 50 kg कैपेसिटी है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे अपनी स्ट्रेंथ इन्हेंस करनी पड़ेगी, इसे जिम जाना पड़ेगा, अच्छे खाना वाना खाना पड़ेगा, ताकि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो कैसे हो जाए, बूस्ट हो जाए, 50 से कितनी हो जाए, 70 हो जाए। उसी प्रकार यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके सेक्शन मतलब इसकी बॉडी में किसी प्रकार का परिवर्तन ना करते हुए हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दे रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे। इस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने से इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो MOR लिमिट है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रेंथ इसकी कैसे हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर है। अब इसमें इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, है ना। इसका जो कर्व बनता है आपका, है ना, फोर्स वाला अपन जो कर्व देखें उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इस पर यदि बात करूं तो पहले हमारा केवल C1 यहाँ आता था, केवल। अब इस रेनफोर्समेंट के कारण यहाँ पर हमारा एक C2 भी एक्ट होगा, ठीक है। टेंसाइल फोर्स तो लग ही रहा है, T1 तो लग ही रहा है, बट यहाँ पर C1 C2 आ जाएगा, इसके कारण यहाँ C2 एक्ट करने लगेगा,
ठीक है। अब कितनी डेप्थ में करता है वो अभी थोड़ा आके मैं डिस्कस करूंगा सारी चीज़ें। अब ये इस प्रकार से इसका कर्व बनता है। अब इसमें एक और चीज़ देखिए, अब हम लोग क्या है कि ऊपर तो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, हम लोग ऊपर तो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, बट एक कंडीशन यहाँ ऐसी आती है कि हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है, कि हमारी जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है उससे भी हमें मेंटेन करना होता है, उससे भी हमें मेंटेन करना होता है। दैट मीन्स जो हमारा सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस थी, जो हमारी सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन में जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस थी, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो थी हमारी, जो हमारी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस थी, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के बाद भी। ठीक है। और मैंने आपको एग्जांपल से बताया था कि यदि कोई इस प्रकार से, आपने गार्डन में देखा होगा इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर रहता है जहाँ पिन जॉइंटेड रहता है, तो क्या होता है कि जहाँ भी भारी होता है, जहाँ पर भी भारी लोड रहता है, उससे हमें इस पिन को उधर तरफ मूव करना पड़ता है। ठीक है, हम ये पिन हमारा उधर तरफ मूव हो जाता है ताकि आपका जो है ये स्ट्रेट या हॉरिजॉन्टल बना रहे। ठीक है, अभी दूसरे एग्जांपल से भी समझा दूंगा इसे मैं। उसी प्रकार जैसे ही आपने यहाँ पर क्या कर दिया, स्ट्रेंथ इंक्रीज करा, तो हो सकता है कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है थोड़ी सी मूव कर जाती है। जैसे ही आपने यहाँ पर रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड कर दिया तो ये क्या होता है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस मूव हो जाती है। चूंकि हमें इस न्यूट्रल एक्सिस को वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में लाना होता है, इस कारण हम क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ बार और ऐड करते हैं। इसलिए हम लोग बॉटम में नंबर ऑफ बार और ऐड करते हैं ताकि हमारी जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो ऊपर चली गई है, जो कंप्रेशन जोन तरफ चली गई है, वो वापस से हमारी किस जगह आ जाए, टेंशन जोन में आ जाए। ठीक है। अब ये सीसा वाला जो था, ये इसका थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं। देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ फिर से। एक दो तीन और ये चार, एक दो तीन, नहीं आ रही है साइज में, छोटा करके देखते हैं। और एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, 5 रेनफोर्समेंट है मान के चलो, और यहाँ पर 2 बार अभी हमने प्रोवाइड करे। ठीक, ये 2 पहले क्या थे, हमारे हैंगर बार थे। कि कौन सा सेक्शन था हमारा, न्यूट्रल एक्सिस सेक्शन। न्यूट्रल एक्सिस हमारा ये रहा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हमारी ये रही हमारी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अभी कब, जब हमारा सिंगली रेनफोर्समेंट है तब, सिंगली रेनफोर्स्ड है तब। ठीक है। और ये हमारी कौन सी बार है, ये हमारी हैंगर बार है। ठीक है। ठीक है, अब इसे समझिए, ये हमारा क्या है। अब ये डायग्राम थोड़ा सा यहाँ छोटा कर दिया मैंने, फिर थोड़ा लार्ज कर देता हूँ। ये अभी समझने से मतलब रखिए, दोनों सेक्शन सेम है। ठीक है, ये दोनों जो सेक्शन है, ये दोनों सेक्शन एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, ये दोनों सेक्शन एग्जैक्टली कैसे हैं, सेम है। मैं साइज़ यदि अभी लार्ज कर रहा हूँ तो दिक्कत हो रही थोड़ी सी, तो आप ये मान के चलिए कि दोनों सेक्शन का जो साइज़ है लगभग सेम है। या फिर एक काम करते हैं, अंडू कर देते हैं। चलो ठीक है, इसी साइज़ को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंगली रेनफोर्स सेक्शन था। अब हमने क्या करा है कि ये जो हमारे हैंगर बार थे, इसे कन्वर्ट कर दिया हमने किस में, हमारे कंप्रेशन जोन की रेनफोर्समेंट में। हमने कंप्रेशन जोन की रेनफोर्समेंट में कन्वर्ट कर दिया इसे। ठीक है, तो जो हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस था वो किधर तरफ जाएगा, जिधर तरफ लोड इंक्रीज होता है उधर तरफ। ये हमारी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है अब मूव कर गई, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इधर तरफ मूव कर गई। कब, जब हमने यहाँ पर डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन की बात किया तब।
डब्ल्यू रेनफोर्समेंट सेक्शन की जब रेनफोर्समेंट में जब ऐड किया तब इस प्रकार से हमारे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस मूव कर गई। ठीक है, अब इस मूव की हुई एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को हमें वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे लाना है। ठीक है, वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे लाना है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, या तो हम यहाँ जो रेनफोर्समेंट है उनके डाया का साइज बढ़ा दें, या तो हम उनके डाया का साइज बढ़ा दें, या फिर हम एक्स्ट्रा नंबर ऑफ बार यहाँ पर प्रोवाइड कर दें, या फिर हम एक्स्ट्रा नंबर ऑफ बार यहाँ पर प्रोवाइड कर दें, ताकि जितने डिस्टेंस से हमारी न्यूट्रल एक्सिस मूव करी है वापस वो अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाए। जैसे हम यहाँ पर रेनफोर्समेंट की संख्या बढ़ाएंगे तो हमारी न्यूट्रल एक्सिस किधर तरफ मूव करेगी, जिधर लोड आएगा ज़्यादा उधर तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया एक थ्योरी का पोर्शन है ना। इसे समझने के लिए एक और कुछ एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे देता हूँ आप लोग को, तो आपको क्लियर हो जाएगा काफ़ी। है ना, मान के चलिए यहाँ लोड लग रहा है आपका, इस पॉइंट पे लोड लग रहा है 5 किलोमीटर। ठीक है, और इधर लग रहा है आपका 5 किलो न्यूटन। इसे थोड़ा सा बीच में कर लेते हैं, और ये लगभग मिड में है। ठीक है, और इन दोनों की जो डिस्टेंस है, यहाँ से सेंटर से जो डिस्टेंस है दोनों की 2-2 मीटर है, दोनों की 2-2 मीटर है। ठीक, अब 2-2 मीटर लग रहा है, तो ये जो मोमेंट आएगा यहाँ से, ये जो मोमेंट जनरेट कर रहा है, ये कितना मोमेंट जनरेट कर रहा है, 10 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली कितना जनरेट कर रहा है, 10 किलो न्यूटन मीटर, जिसके कारण आपकी जो लाइन है, ब्लू कलर की लाइन है, ये स्टेबल रहेगी। ठीक है, ये स्टेबल है। अभी इस डायग्राम में कैसी है आपकी ब्लू लाइन, स्टेबल है। अब ये इसलिए बताया मैंने कि इसमें भी किसी प्रकार का लोड का वेरिएशन नहीं है, तो अभी जो लाइन हमारी स्टेबल है। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि और डिटेल थोड़ी सी क्लियर हो। ये स्टेबल, यदि क्या करें अपन, यदि इसमें मैं यहाँ कोई और दूसरा लोड प्रेजेंट करता हूँ, यदि यहाँ मैं कोई दूसरा एक और लोड प्रेजेंट करता हूँ, 1 किलो न्यूटन भी प्रेजेंट करता हूँ, मान के चलिए 1 मीटर पे यदि प्रेजेंट करता हूँ, तो अब यहाँ पर जो नया मोमेंट इस 1 किलो न्यूटन के आएगा वो होगा 1 किलो न्यूटन मीटर जनरेट हो जाएगा, है ना। तो अब ये जो है ये मूव करना चालू कर जाएगा, ये क्या करेगा, मूव करना चालू कर देगा। ठीक है, इसके मूवमेंट को रोकने के लिए हमें इसे जो है इधर तरफ खिसकाना पड़ेगा। इसे जो है मतलब ये जो एक्सेस मान के चलिए इसे, है ना, सेक्शन में इसे हमें किधर खिसकाना पड़ेगा, जिधर लोड आया है उधर तरफ खिसकाना पड़ेगा, ताकि हमारा जो मूवमेंट है वो कैसा हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे ये 2 की जगह 2.5 या 2.2 एक्सेट्रा जितना भी हो जाए, है ना, और ये जो हमारा 1 मीटर है ये डिस्टेंस कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट मीन्स हमें क्या करना है, दोनों तरफ के जो मोमेंट है उसे इक्वल करना होता है, इसलिए हम लोग न्यूट्रल एक्सिस को क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं, या हमारी न्यूट्रल एक्सिस जो है वो मूव कर जाती है। ठीक है, अब लोड इधर आया था नया, तो इस कारण हमारी न्यूट्रल एक्सिस इधर मूव कर गई। अब जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस इधर गई थी उसे वापस हमें पुरानी पोजीशन पे लाना है, जिसके कारण हम अगेन यहाँ पर दूसरा एक लोड प्रेजेंट करते हैं, ताकि हमारी एक्सिस जो है वापस अपनी जगह आ जाए। ठीक है, अब कुछ लोग के मन में डाउट होगा कि सर यहाँ 2 रेनफोर्समेंट बार हम जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या जरूरी है नीचे भी 2 ही बार प्रोवाइड करेंगे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसे समझने के लिए आप ये वाला एग्जाम्पल देखिए। मान के चलिए यहाँ पर लोड आ रहा है आपका 10 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है, 10 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस है 1 मीटर, डिस्टेंस 1 मीटर, और ये वाली डिस्टेंस है कितनी आपकी, 5 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, और ये ले लेते हैं 2 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसका जो मोमेंट जनरेट हुआ ये कितना हुआ, 10 किलो न्यूटन मीटर, और इसका जो जनरेट हुआ ये भी कितना हुआ, 10 किलो न्यूटन मीटर हुआ। मतलब जो वाली लाइन है ये बिल्कुल स्टेबल है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर कुछ नया रिप्रेजेंट करा, जैसे मान के चलो आपने 2 बार रिप्रेजेंट करी थी, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि आपने यहाँ पर 5 बार, मान के चलो ऊपर आपने 5 बार आपने यहाँ पर लगा दी, मान के चलो समझने के लिए कि 5 नंबर ऑफ बार आपने लगा दी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मान के चल रहा हूँ कि 5 किलो न्यूटन का आपने कोई नया लोड लगा दिया। ठीक है, नया लोड आपने यहाँ 5 किलो न्यूटन का लगा दिया। ठीक, इस 5 किलो न्यूटन लगाने के कारण यहाँ एक और नया मोमेंट जनरेट हो गया, वो कितना होगा, 5 किलो न्यूटन मीटर का।
ठीक है, नया कितना जनरेट हो गया, 5 किलो न्यूटन मीटर का। अब देखिए कि इसे हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए चूंकि डिस्टेंस हमारी कितनी है, 5 मीटर है, यहाँ टोटल देखा जाए तो 15 किलो न्यूटन का आ रहा है। इस तरफ कितना आ रहा है आपका, 15 किलो न्यूटन आ रहा है, और इधर कितना है भी, 10 किलो न्यूटन मीटर है। इन दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब इसे स्टेबल रखने के लिए हमें यहाँ पर कितने लोड की जरूरत पड़ेगी, लगभग और 5 की जरूरत पड़ेगी। 15 करने के लिए कितनी जरूरत, हमें 5 किलो न्यूटन की जरूरत है। तो हम यहाँ पर जो लोड अप्लाई करेंगे, वो ज़रूरी तो नहीं कि आप 5 अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा है। चूँकि हमारे पास यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसलिए हमें 5 करने के बजाय हमें देखना होगा कि हमारे पास कितनी डिस्टेंस अवेलेबल है और हमारे पास हमें लाना कितना है, एक्स हमें लाना कितना है। तो हमने यहाँ से देखा कि हमारे पास 5 मीटर अवेलेबल है, तो हम यहाँ पर 1 किलो न्यूटन भी यदि प्रोवाइड करते हैं तो हमारा ये जो है ब्लू पट्टी ये स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि यदि आप 5 बार ऊपर दो तो आपको नीचे भी 5 बार प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो एक्सेस है वो डिपेंड करेगी कि आपको कितने नंबर ऑफ बार की रिक्वायर्ड होगी, है ना। इस जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो धीरे धीरे क्लियर होते चल जाएगा। अभी तो आप केवल ये समझिए कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस में परिवर्तन आ जाता है। जैसे ही हम यहाँ पर रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करते हैं, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें अगेन इस सेक्शन पर हमें और रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, ताकि वो वापस से अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, और इससे फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पर जो हम बार प्रोवाइड कर रहे हैं, इस कंप्रेशन जोन में जो हम बार प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो जाता है हमारा स्ट्रक्चर। मतलब क्यों अर्थक्वेक हो जाएगा, देखिए क्योंकि इस जोन में पहले जो ऊपर ये वाला जो जोन था, है ना, सिंगली में बात करें, ये वाला जो जोन था जिसमें पूरा कंक्रीट था, और कंक्रीट किस प्रकार से फेल्यूर होता है, ब्रिटल फेल्यूर होता है, मतलब बिना वार्निंग दिए कैसा हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही वेव एक्शन मतलब जब भी अर्थक्वेक आता है तो जनरली वो वेव एक्शन कहें या फिर रिवर्सिबल जो लोड जनरेट होते हैं उसमें, जिसके कारण कंक्रीट सबसे पहले फेल होता है, फेल हो जाता है। तो हमारा जो कंक्रीट का जो ब्रिटल फेल होना था, वो जैसे ही हम यहाँ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे तो वहाँ पर उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, जिसके कारण ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो जाएगा। 100% अर्थक्वेक रेजिस्टेंस नहीं होता, बट कुछ परसेंट या कुछ हद तक अपन का है उसमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंस की पावर आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका एक समझ लिया आपने। ठीक है, इसके बाद अपन दूसरा देख लेते हैं कि आपका जो ASC है या AST है उस किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे आप MOR निकालने के लिए। एक नई डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तीनों क्रॉस सेक्शन आपको लगभग सेम दिख रहे होंगे, है ना, लगभग सेम ही है तीनों, किसी में फर्क नहीं है कोई भी। ठीक है, तीनों क्रॉस सेक्शन हो गए हमारे। मैं यहाँ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा देता हूँ इनमें, 1 2 3 4। ठीक है, नीचे अभी मैंने 4 प्रोवाइड किया है और यहाँ ऊपर 2 प्रोवाइड कर देता हूँ। एक तो इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ये 1 नीड 2 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ ये जो डेप्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक के, ना, इसके सेंटर पॉइंट तक के कितनी होगी, स्मॉल डी। ये डेप्थ होगी कितनी, स्मॉल डी। ठीक, इसकी विड्थ मान लेता हूँ मैं कितनी है, बी है। इसकी विड्थ मान लेता हूँ मैं कितनी दी है, बी दी है। और ये जो है ये इसके मिड पॉइंट से, है ना,
ये जो डिस्टेंस है ये लेते हैं अपन डी डैश, कितनी लेते हैं अपन डी डैश लेते हैं। और ये जो हमारा जो रेनफोर्समेंट है जो कि कंक्रीट में हमने अप्लाई करा, मतलब कंप्रेशन जोन में जो अप्लाई करा है, इसका जो एरिया होता है रिप्रेजेंट होता है किससे, ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, ठीक है। और यहाँ जो रेनफोर्समेंट है वो रिप्रेजेंट करते हैं अपन एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ठीक है, AST से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यदि इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, आप लोग को बताना है, ठीक है। मान के चलिए हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, सिंगल हमारा 1 2 1 2 और 1 3 मान लो, ठीक है, 1 2 और 1 3 हमने यहाँ पर एक बार प्रोवाइड करी है और यहाँ पर 2 बार फिर प्रोवाइड करी। देखिए हमारा जो पहले सेक्शन जो था, ठीक है, पहले जो हमारा सेक्शन था वो कैसा था, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन था। पहले हमारा कैसा सेक्शन था, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन था। यहाँ पर हम इसे ले लेते हैं अभी AST1 कहें या फिर AST लिमिट कहें इसे, ठीक है, प्लस, ठीक है। इस सिंगली रेनफोर्समेंट में हमने क्या करा, ये ऊपर बार और नीचे एक एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करी ताकि हमारा न्यूट्रल एक्सिस न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, मतलब अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाए। तो इसे भी हम नाम दे देते हैं AST2, ठीक है। इसे केवल AST1 याद रखो, इसे छोड़ो भी, AST1 याद रखो इसे, और इसे AST2 याद रखिए, ठीक है। और ये भी क्या नाम दिया जाएगा इसे, ASC, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। इन दोनों के जोड़ से ये बना हुआ है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के जोड़ से ये बना हुआ है, ठीक है। मतलब ये समझिए कि यदि ये 100 किलो न्यूटन मीटर का यदि इसकी स्ट्रेंथ है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी ये मान के चलिए 70 किलो न्यूटन मीटर होगी, और इसकी जो होगी 30 किलो न्यूटन मीटर की होगी। इन दोनों के एडिशन से ये आपका स्ट्रेंथ प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इसमें अपन कर्व देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा C1 आएगा, कहाँ हमारा T1 आएगा, ये सारी चीज़ें अपन देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं नीचे खिसका देता हूँ, आप इसे 1 मिनट रुकिए, शॉर्ट छोटा होता है, ये देख लेते हैं। हाँ ठीक है, हो जा रहा है। तो ठीक है, अपन बाद में कर लेंगे, है ना। ये इसमें देखिए, इस वाले के लिए बना रहा हूँ मैं, है ना। इस वाले में देखो, या फिर एक काम करते हैं, पहले इसका बता देता हूँ तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा इधर वाला, है ना। पहले इसकी बात करते हैं अपन। इसमें देखिए, इस प्रकार से अपन डायग्राम बनाते थे, है ना। इस प्रकार से अपन क्या करते थे, कर्व बनाते थे ना। यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट दिख रहा हो, ये इस प्रकार से इसको नहीं बनाना है, कर्व रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा T1 लगेगा, इसके कारण AST1 के कारण जो हमारा फोर्स आएगा, टेंसाइल फोर्स, वो T1 लग रहा है यहाँ पर। और इस कंक्रीट के कारण यहाँ पर हमारा लग रहा है C1, यहाँ पर लग रहा है हमारा कितना, C1। बात करें इसमें लीवर आर्म की अब, ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, लीवर आर्म। ये होता है क्या हमारा, लीवर आर्म फर्स्ट, ये लीवर आर्म फर्स्ट है, ठीक है। इसकी यहाँ पर ये वाला कितना दूरी होगा, ये दूरी अपन ने पढ़ा हुआ है 0.42 XU, 0.42 XU।
और इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है 0.45 FCK। ठीक है, ये लीवर आर्म फर्स्ट है, T1 है, और ये 0.42 XU है। इसी प्रकार इसका डायग्राम की बात करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा, और इधर एक टेंसाइल फोर्स और इधर हमारा कंप्रेशन का आएगा। चूंकि रेनफोर्समेंट है इसलिए इसका स्ट्रेट लाइन जाएगी आपका। ये हो जाएगा T2, ये क्योंकि AST2 द्वारा लगाया जाने वाला लिए जाने वाला लोड है, इसलिए T2 से डिनोट कर रहे हैं। और ये जो हमारा ये होगा C2, ये ASC द्वारा जो लोड रजिस्ट किया जा रहा है वो है। ठीक है, जो फोर्स आ रहा है। और इसमें जो डेप्थ है हमने कितनी लिया हुआ है, देखिए यहाँ D डैश ले रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा हमारा D डैश आएगा। जो दूरी होगी कितनी होगी, D डैश होगी। और ये वाली जो दूरी होगी, ये दूरी कितनी होगी हमारी, लीवर आर्म 2। ये हुआ क्या, लीवर आर्म 2। अब मैं यहाँ पर सबकी वैल्यूज जो है लिखते चले जाता हूँ, है ना। उसके पहले अब यहाँ पर देखिए, उसके पहले अब यहाँ पर देखिए, ये कर्व हो गया ऐसा। ठीक है, एक फोर्स हमारा लग रहा है C1, ये C2 को ऐसा बना लो। ठीक है, ये C2 बना आपका यहाँ पर, ये रहा C2। ठीक है, उसके नीचे हमारा है C1। ठीक, यहाँ पर T1 भी लग रहा है और T2 भी लग रहा है। ठीक है, इसे टोटल T भी कह सकते हैं, T1 प्लस T2, या T1 प्लस T2। तो ये इस वाले के लिए, चूँकि ये दोनों इन दोनों से मिलकर ये बना हुआ है, तो यहाँ पर देखो इन दोनों को मिला करके अपन ये अलग करके अब डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बस यही सारी चीज़ इसमें बनेगी। अब ये बात आती है C2 कितनी दूरी पर है यहाँ से, तो ये लिखा हुआ D डैश, यहाँ बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब इसकी डिटेलिंग कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर कि कौन सी चीज़ क्या है ना। तो जो मेरा T1 है, T1 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले ही, 0.87 FY AST पढ़ा हुआ है। चूँकि 1 है तो यहाँ पर आपको यूज़ करना होगा 1। ठीक है, ये AST 1 के द्वारा लग रहा है इसलिए AST 1। ठीक है, उसी प्रकार T2 0.87 FY AST 2। ठीक है, C1 में क्या आएगा आपका 0.36 FCK XU देन B। ठीक है, C2 का जिक्र अभी मैं लिख दे रहा हूँ, मैं भी थोड़ी देर बाद इसे समझाऊंगा। जब मैं MOR कंप्लीट कर दूंगा तब मुझे ये मैं C2 आपको समझा दूंगा। ठीक है, कहाँ से आए, FSC माइनस FCC ब्रैकेट में ASC। ठीक है, ये भी कहाँ से आया मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, अभी आप बस लिख लीजिएगा। ठीक है, लीवर आर्म फर्स्ट, इसकी वैल्यू सभी को पता है, D माइनस 0.42 XC होती है ना। ये लीवर आर्म फर्स्ट, चूँकि टोटल होता है D, है ना, और D में से इतना हमें रिमूव करना है 0.42 XU, तो लीवर आर्म फर्स्ट निकल गया। लीवर आर्म 2, लीवर आर्म 2 क्या होगा, चूँकि टोटल कितना है D है, तो ये बचा हुआ कितना होगा D माइनस D डैश, D माइनस D डैश। ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था, D था, यहाँ से लेकर यहाँ तक के D था, तो D डैश निकल गया। अब ये लीवर आर्म 2 बचेगा कितना, D माइनस D डैश बचेगा। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होती है। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ मैं इसकी कहाँ से ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये कहाँ से आ रही है, इसको देखिए। नहीं, अभी मुझे MOR बता दीजिए, मैं फिर भटक गया था। मैं पहले आपको MOR की वैल्यू बता देता हूँ, ठीक है, वरना फिर मैं इधर उधर हो जाऊँगा। देखिए, इसकी जो वैल्यू है किसकी, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस की, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस की जो वैल्यू है आपका फॉर्मूला वही है रहेगा सेम, XU लिमिट डिवाइड बाई D। और जो वैल्यू है आपकी 0.53, 0.48, 0.46 अलग अलग ग्रेड के लिए रहती है। FE250, FE415, FE500 के लिए ये वैल्यू रहती है। ये सेम निकलेगा आपका W में भी। ठीक है, सेम निकलेगा आपका, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस भी आपका सेम निकलेगा, एज इट इज़ निकलेगा। अब बात आती है यहाँ पर हमें निकालना है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। अब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम ये लेके चलते हैं कि टोटल कंप्रेशन बराबर होगा किसके, टोटल टेंशन के। टोटल कंप्रेशन बराबर होगा टोटल टेंशन फोर्सेस के। ठीक है, दैट मीन्स कंप्रेशन कितना है पर C1 प्लस C2 है, टोटल कंप्रेशन कितना है C1 प्लस C2 है, और टोटल टेंशन कितना है हमारे पास T1 प्लस T2 लोड फोर्स आ रहा है। ठीक है, C1 C2
P22, इन सब की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, इन सब की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर इसे मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी है तो थोड़ा लार्ज आएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू यहाँ मैं लिख ही दे रहा हूँ, ऐसा करता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ लिखने की, बाकी आपको कॉपी में नहीं दिखेगा तो आपके पास पीछे जाके आप वहाँ से वैल्यू लिख लीजिएगा। 0.36 FCK XUB प्लस FSC माइनस FCC ब्रैकेट में ASC, ठीक है, बराबर होगा किसके, ये आपका 0.87 FY AST1 प्लस 0.87 FY AST2, ठीक है। अब इसे क्या कर देते हैं अपन, चूंकि AST1 और AST2 को हम मर्ज करके AST भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ इसे मर्ज कर देते हैं, 0.87 FY AST कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं AST इज इक्वल्स टू AST1 प्लस AST2। इस प्रकार से हम यहाँ से लिख देते हैं, है ना। ये ब्रैकेट दिख रहा होगा अब मेरे ख्याल से आप लोग को, है ना। ये मैंने क्या कर दिया, इसे मर्ज करके ऐसा कर दिया और सामने की वैल्यू जो है 0.36 FCK XUB प्लस FSC माइनस FCC ब्रैकेट में ASC, ठीक है। ये हमारा क्या निकलेगा इससे, हमारी न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकलेगा इससे, ठीक है। इससे हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू इससे निकालना है, दैट मीन्स हमें XU इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकालना है, ठीक है। अब बात आती है कि MOR कितना लेना है ना। जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, उसके दो फॉर्मूले होंगे यहाँ पर, एक C1 LA1 प्लस C2 LA2 मतलब लीवर आर्म 2, ठीक है। और एक और फॉर्मूला क्या होगा आपका MOR का, T1 LA1 प्लस T2 LA2, ठीक है। यहाँ वैल्यूज पुट कर लीजिएगा C1 और L1 A1 की, मैं बार बार लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पर आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका जो MOR का जो फॉर्मूला है वो हो चुका है, ठीक है। और सेम इसमें वही कंडीशन लगती है कि देखा जाता है कि किस प्रकार की कंडीशन है और कौन सा सूटेबल रहेगा वहाँ पर, है ना। जैसे जब न्यूमेरिकल करेंगे अपन तब मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन पे लिया जाता है, ठीक है। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं थोड़ा सा प्रीवियस जा करके जो चीज़ मैंने छोड़ी हुई थी आपको, है ना, जो चीज़ मैंने आपको समझाई नहीं थी वो उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। मैंने आपको छोड़ा था ये वाला C2 की वैल्यू, है ना। तो C2 की वैल्यू को समझने के लिए यहाँ देखिए आप, C2 की वैल्यू मैंने लिया है, कितनी लिया है मैंने C2 की वैल्यू, FSC, F ये है FSC माइनस FCC ब्रैकेट में ASC, ठीक है। अब ये वैल्यू आ कहाँ से रही, एक्चुअल में क्या है, C2 क्या है हमारा, फोर्स है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फोर्स है। C1 की वैल्यू मैं पहले ही बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट C2 जो नया आया है अभी वो चीज़ बता रहा हूँ। जैसे C1 की वैल्यू समझ में नहीं, प्रीवियस वीडियो देख लेना, वहाँ से मैंने बताया हुआ ऐसे, ठीक है। C2 की वैल्यू को देखिए अब इसे ऐसा समझिए कि मान के चलिए ये कोई कंक्रीट था, है ना, नीचे है और कंक्रीट भी, आपने कंक्रीट में होल किया, आपने कंक्रीट में क्या किया, होल कर दिया, ठीक। कंक्रीट में होल करा और आपने इस पोर्शन को निकाला, कंक्रीट को, इतने पोर्शन का कंक्रीट आपने निकाला, कंक्रीट रिमूव करा और इस कंक्रीट जो निकाले थे उसकी जगह आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया। मतलब आपने जितना एरिया ऑफ कंक्रीट निकाला, जितना एरिया ऑफ कंक्रीट निकाला वो बराबर होगा किसके, आपके एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट के, ठीक है। आपका जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट है वापस में कैसे हैं, बराबर है, रेनफोर्समेंट कहूँ या स्टील कहूँ, ठीक है, आपके स्टील के बराबर है। मतलब एरिया ऑफ स्टील बराबर है किसके, एरिया ऑफ कंक्रीट के, ठीक है। क्योंकि जितना आपने कंक्रीट निकाला उतने ही एरिया पे आपने क्या करा है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा हुआ। अब बात ये आती है, ठीक है, आपने एरिया तो आपने बता दिया, ठीक है, मान लिया हमने। अब आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ होगा कि जो हमारा स्ट्रेस होता है ना, जो हमारा स्ट्रेस होता है उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा P/A, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फोर्स, हमें निकालना क्या है, फोर्स, कि यदि यहाँ पर कंक्रीट रहता तो वो कितना फोर्स वहन करता या वो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती, तो
तो हमें निकालना है क्या, फोर्स निकालना है। इसलिए इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर देते हैं, P इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो मैं कहा था जो मुझे फोर्स निकालना है वो किसका निकालना है, अभी कंक्रीट का निकालना है, मतलब फोर्स निकालना है मुझे कंक्रीट के लिए। इससे मैंने यहाँ पर C इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। तो जो स्ट्रेस है मेरा कंक्रीट का, उससे मैं स्ट्रेस इंडिकेट कर रहा हूँ, और जो मेरा एरिया है वो ऐसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी प्रकार मेरा स्टील का निकलेगा, स्टील का मैं PS से डिनोट कर रहा हूँ, और जो इसका स्ट्रेस है इससे डिनोट कर रहा हूँ, और ये AS, ठीक है। अब चूंकि मैंने क्या करा है, इस सेक्शन से कंक्रीट को निकाल करके, इस सेक्शन से मैंने कंक्रीट को निकाल के रेनफोर्समेंट लगाया। और रेनफोर्समेंट क्यों लगाया, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा। रेनफोर्समेंट इसलिए लगाया है ताकि मुझे वो ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। तो मतलब मुझे पता है कि ये जो वैल्यू है इसके कंपेरिजन में कैसी है, ज़्यादा है। तो मुझे क्या करना है, कितनी ज़्यादा है निकालना है, मुझे निकालना है क्या, कि वो कितनी ज़्यादा है। मतलब कि वो C2 की वैल्यू मुझे निकालना है कि कितना लोड आ रहा है, नया जो लोड आया है, नया जो एक्स्ट्रा लोड आया है वो कितना आया है, ठीक है। नया जो एक्स्ट्रा लोड आ रहा है वो कितना आ रहा है वो निकालना है, ठीक है। तो PS मेरा ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, PS माइनस PC करूँगा, ताकि जो मेरा नया जो एक्स्ट्रा लोड आया, जो मेरा नया एक्स्ट्रा लोड आया है, दैट मीन्स जो मेरा C2 आया है, मैं उसे निकाल सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसे मैं डायग्राम को मिटा देता हूँ। तो मेरा जो PS माइनस PC जब मैंने करा, तो PS कितना है मेरा, सिग्मा S, ठीक है, इंटू AS, ठीक है, सिग्मा S इंटू AS था ये, सिग्मा S इंटू AS है आपका ये, ठीक, माइनस PC कितना है, सिग्मा C माइनस इंटू AC। अब चूंकि हमें पता है कि ये दोनों एरिया आपस में कैसे बराबर है ना, अभी बताया था आपको, ये लिखा हुआ है, एरिया कैसे आपस में बराबर है। तो इसमें से मैं एरिया ऑफ AS को कॉमन ले लेता हूँ, अब बचा ब्रैकेट में क्या, सिग्मा S माइनस सिग्मा C, ठीक है। ये स्ट्रेस इन स्टील एंड माइनस स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है। तो इससे जो है मैंने, चूंकि जो मेरा स्टील जो लगा हुआ है, एरिया जो स्टील लगा हुआ है कहाँ पर लगा हुआ था, मेरा कंप्रेशन जोन में लगा हुआ था, इसलिए इसे मैंने रिप्रेजेंट करा था किससे, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, AS से रिप्रेजेंट करा है। और जो स्ट्रेस है स्टील का, उससे किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने यहाँ पर, FSC से डिनोट कर दिया, FSC से डिनोट कर दिया है। और जो ये सिग्मा C था, है ना, जो मतलब कंक्रीट में जो स्ट्रेस डेवलप था, उससे मैंने रिप्रेजेंट करा है FCC से। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपकी C2 की वैल्यू कहाँ से आई हुई है, यहाँ से हमारी C2 की वैल्यू आई हुई है, क्लियर है ये। तो यही चीज़ मुझे बतानी थी आपको। यहाँ पर आपका पूरा डबली रेनफोर्समेंट का, डबली बोल रहा हूँ आपका, हाँ ठीक है, डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन का जो आपका MOR है कंप्लीट होता है, सिंगली का भी डबली का भी, बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल अब देखते हैं कौन कराता है, जो भी है पता चल जाएगा आपको। तो आगे अपनी क्लास जो भी रहेगी कंटिन्यू आपकी चलते रहेगी, ठीक है। तो अपन इसमें एक और चीज़ है, इसमें जो FSC की जो वैल्यू है, FSC की जो वैल्यू है ये आप लोग को पता है, स्ट्रेसिस कंक्रीट को पता है कितनी रहती है, 0.45 FCK रहती है, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और ये जो FSC की जो वैल्यू रहती है ना, आपकी जो FSC की जो वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है कोडल प्रोविजन पर, मतलब कोड पे इसकी वैल्यू दी हुई है, और इसकी जो वैल्यू है बेसिकली स्ट्रेन पे रहती है ना, जो स्टील का जो स्ट्रेन है उस पर डिपेंड करती है। और ये स्ट्रेन पे डिपेंड करने के साथ साथ एक टेबल दिया हुआ है D'/D करके कोड में, वहाँ से आपको इसकी वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर करवा दूंगा मैं सारी चीज़ें। अभी ये आज की वीडियो काफ़ी लंबी है, इसे आप जो आज पूरा देखिए इस वीडियो को, और जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ आप बताइएगा। एक और चीज़ बता दूँ आपको, किसी को ये डाउट होगा कि सर ये माइनस करके ही हमने C2 क्यों निकाले हुए हैं, तो इसे समझिए, देखिए, मान के चलिए आपके पास 10-10 की नोट है, 10-10 की नोट का बंडल है, 10 रुपीज़ की नोट का बंडल है, ठीक है। अब आपने क्या करे, आपको किसी को पैसे ज़्यादा देने थे, आपको किसी को पैसे ज़्यादा देने थे, आपने यहाँ की 10 की नोट निकाले, आपने यहाँ की 10 की नोट निकाले और उसमें 100 रुपये की नोट डाल दी। अब उसमें आपने क्या करे, यहाँ पर बाकी पूरी 10 की नोट है, नई नोट आ गई, कहाँ उसमें एक 100 की नई नोट आ गई, बाकी पूरी कैसी आपकी 10 की नोट है, बाकी पूरी 10 रुपये की नोट है, आपने सिर्फ एक 100 की नोट रिप्रेजेंट करे, ठीक है। अब इस 100 रुपये की नोट जब आपने डाले हो, तो क्या आपको यहाँ 100 रुपये बढ़ गए क्या आपके, तो क्या आपके यहाँ पूरे के 100 रुपये बढ़ गए क्या, नहीं, आपने यहाँ से 10 रुपये की एक नोट निकाले थे, 10 रुपये की एक नोट निकाले थे और नई नोट आपने 100 रुपये के यहाँ पर प्रेजेंट करे थे, तो आपके यहाँ पर जो
बढ़ोतरी हुई है, 100 रुपए की नहीं हुई है। बढ़ोतरी कितनी की हुई है आपकी? 90 रुपए की हुई है। इस बंडल में बढ़ोतरी कितनी की हुई? 90 रुपए की हुई है। तो जो नया बढ़ोतरी हुई है वही बढ़ोतरी हमारी क्या थी? यहाँ C2 थी। तो उसी चीज को निकालने के लिए मुझे माइनस करना पड़ा था। अब माइनस कैसे करा था तो यहाँ पर बता देता हूँ। पहले देखिए, जो ज्यादा है वैल्यू, ज्यादा वैल्यू को लिखा, मतलब जो स्टील का जो मेरा था, स्टील का जो मेरा फोर्स था वो ज्यादा आ रहा है, ठीक है। और कम किसका था? 10 की नोट कम थी, मतलब कंक्रीट कम था, इसलिए मैंने इस कंक्रीट को कम करा, ठीक है। इस वहां से मेरा C2 की वैल्यू आ गई है, और यहाँ पे मेरा जो C2 है वो 90 निकाला है, ठीक है। आई होप ये सारा क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। ओके, थैंक यू।